भले ही हफ्ते की शुरुआत करने के लिए दमदार संकेत हो दुनिया भर के बाजारों से, लेकिन दीप हफ्ते का अंत वैसा नहीं था जैसा शायद हम में से काफ़ी क्रिकेट प्रेमी जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, जो सोच नहीं सकते थे, वैसा हुआ। माही ने क्रिकेट से संन्यास लिया। ये थोड़ी सी दिल तोड़ देने वाली एक ऐसी घोषणा थी जिसका बिल्कुल भी दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था। तो ये तो एक खबर है ही सर, जिसका ऑफ कोर्स फैंस और पूरा देश रिएक्ट कर रहा है। पर एक अगर मार्केट्स के बारे में मैं सवाल पूछूं तो फ्राइडे के सेशन भी थोड़ी धोनी की इनिंग्स जैसी हुई, हालांकि रिवर्स में हो गई, कोई बड़ी फिनिश नहीं आई बल्कि एक बड़ी गिरावट आई और फिर वहां से एक रिकवरी भी जरूर देखी। पर किस तरह से देखना चाहिए सर जो फ्राइडे का सेशन था? वीक के हिसाब से देखें तो ज्यादा गिरावट नहीं थी निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में, पर जो फ्राइडे की एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी थी, 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी, 800 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी, उसको कैसे समझना चाहिए सर? दीप, थोड़ा सरप्राइजिंग है फ्राइडे की गिरावट में, और मैं सरप्राइजिंग इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और आपको अमेरिका के फ्यूचर्स अच्छे दिख रहे हैं, एशिया में रिएक्शन दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मैं आगे आपको विस्तार से डेटा में दिखाऊंगा, जो कुछ बिकवाली हुई है वो ट्रेडर्स की तरफ से हुई है, फंड्स की तरफ से नहीं। फंड्स की तरफ के आंकड़े उतने बुरे नहीं है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। एफआईएस की बिकवाली का दौर पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन पता नहीं ट्रेडर्स ने क्या सोचकर अपनी पोजीशन फेंक दी। मैं शब्द का इस्तेमाल सोच समझ कर रहा हूं कि फेंक दी। शायद किसी स्टॉप लॉस का इंतजार था और वो स्टॉप लॉस 11,200 था, और 11,200 के नीचे जैसे ही ट्रिगर हुआ उसके बाद ट्रेडर्स ने सोचा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपके लिए नेगेटिव होता हुआ दिखा है या स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेने का वक्त है, और वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था 11,200 का तोड़ना। और सबसे बड़ी बात यह 11,200 को तोड़ने के बाद एक तो 11,200 को बड़ा स्मूथली तोड़ा, दूसरी बार वापस एक भी बार ऊपर नहीं आए, कहीं कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आया। ये शायद ट्रेडर्स को ये कॉन्फिडेंस देता हुआ दिखा कि अमेरिका में पता नहीं वीकेंड सेशन बड़ा खराब हो, 15 अगस्त को चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर जो बातचीत होनी है उसका क्या होगा, और जो बाइडेन और ट्रंप के चुनाव को लेकर तो चिंता है। ये सारे ट्रिगर्स और ये सारी चिंताएं ग्लोबल मार्केट्स की हमें थी, अमेरिका में उतनी नजर नहीं आई। नो डाउट अमेरिकी फ्यूचर्स हमारे बाजार बंद होने के वक्त कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे और एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन होने की तो उम्मीद अमेरिका में भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तेजी हुई है वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि लॉन्ग ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड की है। यानी कि वीकली सीरीज तक जो कुछ आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सपोर्ट मिलना था वो मिला, और शुक्रवार को वीकली सीरीज शुरुआत होते ही, नई सीरीज शुरुआत होते ही ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की है। लेकिन इन सब के बीच में दीप जो हो गया वो हो गया। डिसिप्लिन ट्रेडर्स ने डेफिनेटली अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ निकल गए होंगे, और वो होना भी चाहिए। भले आज अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो लगेगा कि अरे 100 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स ऊपर खुल रहा है, हमने तो गलत बेच दिया। बिल्कुल गलत बेच दिया अब लग रहा है, लेकिन जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो डेफिनेटली होना चाहिए। और डिसिप्लिन आपको ये बताता है कि ये तो ठीक है, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कई बार सही कई बार गलत पड़ेंगे, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ आपको स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए, जो पोजीशन हल्की रखनी चाहिए वो रखनी ही चाहिए। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात जो दिख रही है वो ये कि पुट कॉल रेशियो काफ़ी तेजी से घट कर आया है, और मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में सबसे लाइटर नोट पर है, मतलब सबसे हल्का। तो ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन जिस तरह से कम की है वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। और मैं यकीन मानिए अगर आज ग्लोबल मार्केट्स इतने मजबूत नहीं होते तब भी मैं यही कहता कि निचले स्तरों से सपोर्ट आना तय है, क्योंकि जब कमज़ोर ट्रेडर्स सिस्टम से बाहर होते हैं, पोजीशन हल्की होती है, उसके बाद बाजार लाइट होता है और उसके लिए बढ़ने की गुंजाइश वापस से बन जाती है। और स्पेशली जब आप सपोर्ट जोन के आसपास हो तो इस फ्राइडे का सेशन डेफिनेटली मुश्किल भरा था, अनएक्सपेक्टेड था कि 11,350 के आसपास से आप सीधे नॉन स्टॉप इतना गिरेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं लगता कि एक भी एक्सपर्ट को, कम से कम मुझे तो नहीं था। मैं साफ कह सकता हूँ 11,200 11,225 को मैं बहुत मजबूत सपोर्ट मानकर चल रहा था कि उसके नीचे जाएंगे। तो कई बार होता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, न्यूज़ फ्लो आपको पता नहीं होता है क्या हो सकता है। स्पेशली वीकेंड सेशन पर शुक्रवार को अगर बिकवाली होती तो वो ज़्यादा डराने वाली होती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या वीकेंड पे कुछ ऐसा आने वाला है क्या जो हमें पता नहीं है। और जब तक हम पता करें, और आप देखिए बिकवाली शुरू हुई है लगभग 1:30-2 बजे के बाद, और जब तक आप पता करें कि क्या हुआ तब तक एक तो लेवल्स बहुत नीचे आ जाते हैं, और दूसरी बात यह कि तब तक आपके बाजार बंद होने का वक्त आने लगता है, तब तक आपको पता नहीं चलता। तो ये कभी कभी ऐसे मुश्किल भरे सेशन रहेंगे और ट्रेडर्स को इसके लिए तैयार रहना ही होगा, क्योंकि ये इस तरह के फॉल, इस तरह की राइज जो शुक्रवार को फॉल हुआ और आज की जो गैप अप ओपनिंग
मुझे नहीं लगता कि किसी के भी बस की बात है कि आप उसे प्रेडिक्ट करके अंदाज़ा लगा लें। शुक्रवार को सुबह एक भी आदमी नहीं था जो ये कह सकता था कि 11,111 देखने को मिलेगा, और शुक्रवार को 3:30 बजे एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये कह सकता था कि सोमवार को हम 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। तो जो चीज़ें आपके एनालिसिस, डेटा और प्रेडिक्शन के बाहर है उसे सोचिए मत, दुखी मत होइए। जैसा ट्रेडिंग सेशन सामने आए उस हिसाब से डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटेजी बनाइए। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। बीती ताही बिसार दे, जो हो गया भूलो, आगे बढ़ो। बिल्कुल, जो हो गया भूलो, आगे बढ़ो। और एक सेंचुरी लगाकर SGX निफ्टी शुरुआत के संकेत दे रहा है 11,300 के करीब। तो अनिल जी, मेरे को याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था कि कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि एक दिन आपकी कमेंट्री सहवाग जैसी थी, दूसरे दिन आपकी कमेंट्री लक्ष्मण जैसी थी। आज धोनी के ऑनर में क्या आपकी कमेंट्री भी इतनी धुआंधार होने वाली है? आज के सेटअप के हिसाब से कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल, आज तो धोनी की याद में और धोनी के सम्मान में होनी चाहिए। मैंने दीप बहुत अच्छा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग वीकेंड्स पर जनरल न्यूज़ चैनल्स पर शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जनरल न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए खबरों के हिसाब से, बिजनेस चैनल्स पे क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्सनली, क्योंकि मैं धोनी, रैना दोनों को फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करता हूँ, और ये खबर धोनी के रिटायरमेंट की सब खबर तुरंत सबसे पहले मेरे बेटे ने मुझे दी, क्योंकि वो धोनी का डाई हार्ड फैन है, और उसने मुझे बताया कि ऐसा पोस्ट आया है। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मैंने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, और फिर मैंने कहा ये तो वाकई में रिटायरमेंट है, और तुरंत हमने खबर फ्लैश की, रैना के रिटायरमेंट की खबर हमने फ्लैश की। और हम पूरे देश के, मैं दावे से कह रहा हूँ, पूरे देश के जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, जनरल न्यूज़ चैनल, बिजनेस न्यूज़ चैनल, उनसे हम कम से कम 15 मिनट आगे थे इस न्यूज़ को फ्लैश करने में, दोनों ही न्यूज़ को फ्लैश करने में। 15 अगस्त के दिन शायद शाम को सब लोग आराम के मूड में रहे होंगे। नेचुरली जनरल न्यूज़ चैनल्स के लिए सुबह जल्दी दिन शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी काम करने की आदत नहीं। जब प्रधानमंत्री का भाषण हो तो उनके लिए फुल फ्लेज एक्शन होता है, तो शाम को शायद वो रिलैक्स मोड में रहे होंगे। लेकिन आपका चैनल हमेशा आगे रहता है, चाहे वो इस तरह की खबरें हों, जनरल न्यूज़ चैनल से रिलेटेड खबरें हों, चाहे वीकेंड की खबरें हों। तो आपको खबरों के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका चैनल हमेशा आपको वो खबरें ज़रूर टाइम से देगा। तो ये ज़रूर हमने इस बात की क्रेडिट हमारी टीम ले सकती है कि ये बड़ी खबरें हमने दूसरे चैनल के मुकाबले में 15 से 20 मिनट पहले फ्लैश किए। दीप जी। बिल्कुल अनिल जी, मुझे याद भी है आपके सोशल मीडिया पर भी ये अलर्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही आ गया था इस रिटायरमेंट की खबर का। तो फिर धोनी के स्टाइल में बताइए सर, आज का सेटअप कैसा लग रहा है? एक अच्छी शुरुआत के बाद क्या गेंस होल्ड कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है कि होल्ड कर पाएंगे, उम्मीदें होना चाहिए। लेकिन ये है कि दीप हम कहाँ तक पहुँचते हैं। अब बड़े इंटरेस्टिंग लेवल से मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं संकेत आज ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव मानकर चलिए। एफआईज के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत देखिए, ये संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। ये वायदा कारोबार में आमतौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत बहुत कम होते हैं, आमतौर पर मैं न्यूट्रल होता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। सेंटिमेंट न्यूट्रल रखा है, क्योंकि शुक्रवार का झटका आज की बढ़िया क्लोजिंग से ठीक होगा और ट्रेंड पॉजिटिव है। अब जो आप बता रहे हैं कि क्या गेंस होल्ड कर पाएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 11,225 से लेके 11,375 ये 150 पॉइंट की रेंज है। इस 150 पॉइंट की रेंज में हर 25 पॉइंट के ऊपर कहीं न कहीं एक लेवल है रुकावट का, रेजिस्टेंस या सपोर्ट का। मतलब जिस तरह के डेटा बने हैं पिछले 2 हफ्ते में, 11,225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, ये सारे 25-25 पॉइंट पर कोई न कोई लेवल आपका निकल कर आता है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। इसलिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये कि 11,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, जिसकी संभावना पूरी दिखती है। और दूसरी बात, अगर 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो ठीक ये करेक्शन दीप वैसा ही होगा। अगला जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ इससे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आज हम 11,300 के ऊपर बंद होते हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, अगर हम आज 11,300 के ऊपर बंद होते हैं तो ये करेक्शन वैसा ही होगा जैसा हमने एक बार करेक्शन देखा। हमने 10,900 के
थोड़ा सा नीचे जाकर क्लोजिंग दी, तब 11,000 को हम बहुत मजबूत सपोर्ट मानते थे और उस दिन 11,000 तोड़ा और ऐसा तोड़ा 10,890 तक गए, वहां जाकर क्लोज हुए। उस दिन किसी ने सोचा नहीं था कि 11,000 भी आसानी से टूट सकता है। ठीक इसी तरह से शुक्रवार को हमने सोचा नहीं था कि 11,200 भी टूट सकता है। 11,200 टूटा भी, उसके नीचे बंद भी हुए 15-20 पॉइंट नीचे। उस दिन भी आपने देखा 11,000 के नीचे टूटे, बंद हुए 10,900 के आसपास, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का क्लोज था। नेक्स्ट डे से वापस बाजार जो घूमकर ऊपर आया और फिर 11,375 के आसपास का हाई बनाया है। सिमिलर सिचुएशन हो सकती है आज भी और आने वाले समय में भी, बशर्ते कि हम 11,300 के ऊपर बेहतरीन हो, आज ही बंद हो जाए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कल तक। अगर 2 दिनों में फिर हम 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू कर चुके हैं तो फिर 11,500-600 की तरफ बाजार फिर से बढ़ सकता है। ये बुल मार्केट के करेक्शन है, लॉन्ग लास्टिंग ना भी हो, तो इसलिए आज ओपनिंग भूल जाइए कि आप 100 पॉइंट ऊपर बंद हो रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, 125 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, बंद कहाँ होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए रेंज दे दूं आपको, 11,050, 11,125 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा। 11,250, 11,300 आज की पहली ऊपरी रेंज है, इसके पार निकल टिके तो 11,325, 11,375 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहां पर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी 21,375, 21,450 मजबूत सपोर्ट जोन है और इसके नीचे फिसलेंगे नहीं, फिसले तो 21,000, 21,100 ब्लाइंड बाय जोन है, यहां पर आए तो जरूर खरीदना चाहिए। ब्लाइंड बाय जोन से मैं बता दूं, ब्लाइंड बाय जोन 11,200, 11,225 भी था, डेफिनेटली था, लेकिन ब्लाइंड बाय जोन का मतलब ये नहीं कि वहां खरीदने की कोशिश ना करें, खरीदें, जरूर खरीदें, लेकिन स्टॉप लॉस रखें। कई बार हो सकता है उन लेवल्स के नीचे बाजार बड़ा स्मूथली टूट जाता है, जैसा कि शुक्रवार को हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहां नहीं खरीदना है, खरीदना है और स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। 21,900, 22,075 दिन के लिए ऊपरी रेंज होगी आपके लिए निफ्टी पर। जो दिन की छोटी रेंज है दीप, वो है आपके लिए 11,175, 11,250, इस रेंज में हम शायद खुलें, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर खुलें तो 11,125, 11,300 ये आपकी मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 11,050, 11,350 की निकल कर आती है। 300 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए बड़ी रेंज मानकर चलें। बैंक निफ्टी 21,450, 21,900 दिन की छोटी रेंज है, 21,375, 22,000 दिन की मीडियम रेंज है और 21,100, 22,075 ये आज के लिए दिन की बड़ी रेंज, ये आपके लिए आज की रेंज। जी दीप। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम रेंजेस हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। सर, जो फ्राइडे को एक्शन हुआ और वॉलेटिलिटी बढ़ी, उससे विक्स में 5% का उछाला है। वैसे तो कंट्रोल लेवल पर ही है, पर यहां से कुछ चिंता लेनी चाहिए। और जो आप पीसीआर की बात कर रहे थे कि 1.3 का लेवल्स कैसे दिखता है सर ये? देखिए, पुटको रेशियो 1.31 आना ये अपने आप में बहुत कंफर्ट देता है, क्योंकि देखिए 1.56 से 1.30 आना, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट पुटको रेशियो आपका एक ही दिन में कम हो जाना, ये बड़ा कंफर्टेबल है। मिड सीरीज में आप हैं और दूसरा ये कि हफ्ते की सीरीज़ की शुरुआत है पहले दिन, और ये मेरे लिए इसीलिए पॉजिटिव संकेत मैंने रखे हैं कि कमज़ोर पोजीशन जो थी वो बाजार में ख़त्म हो चुकी है, वो पोजीशन बाहर निकल चुकी है, तो एक ये बड़ा कंफर्ट है। विक्स जरूर थोड़ा सा बढ़कर आया है, जो वॉलेटिलिटी बढ़ने की तरफ संकेत दे रहा है, लेकिन ठीक है हम 21-22 के लेवल पर ही। जो एग्जिस्टिंग तेजी की पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, उनके लिए स्टॉप लॉस एक ही है, 11,100 का रखें आप, मानकर चलें 11,111 का लो आपने शुक्रवार को बनाया, वहीं पर स्टॉप लॉस रखना है। 21,450 बैंक निफ्टी पर आपने शुक्रवार का लो बनाया, वही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है उनकी शॉर्ट पोजीशन पर 11,325 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा। थोड़ा सा दूर दे रहा हूँ इसलिए कि 100-125 पॉइंट ऊपर एसजेएक्स खुलने की तैयारी कर रहा है। 21,900 बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस का लेवल है। जिनकी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन ऊपर की लेवल की है, 22,000 के ऊपर की, वो 22,000 का भी रख सकते हैं, लेकिन जिनके नीचे के लेवल के शॉर्ट्स हैं वो 21,900 का स्टॉप लॉस रखें। जी दीप। ओके, ये हैं आपके लिए आज के कुछ अहम लेवल्स, और जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके हिसाब से किस तरह से पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है। नई पोजीशंस बनाने के लिए क्या राय देंगे सर फिर आप? निफ्टी खरीदे 11,100 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर की तरफ 11,250 से 11,375 के बीच में हर 25 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है। आपको जहां ठीक लगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। 250, 275, 300, 325, 350, 375 ये सारे लेवल हैं निफ्टी के लिए जो हर 25 पॉइंट पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जो लोग बेचना चाहते हैं 11,300, 11,350 की रेंज में शॉर्ट करने का एक मौका देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 11,400 का होना चाहिए, उसके पार आपको शॉर्ट नहीं रहना है।
11250, 11225, 11200, यहाँ भी वही 25-25 पॉइंट वाला मामला है। हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। ये आपके लिए होगी निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदिए 21450 के स्टॉप लॉस के साथ। 21375, 21450 परफेक्ट बाय जोन है बैंक निफ्टी के लिए। इनफैक्ट 21500 के तक एक अच्छा खरीदारी का मौका बनता है। मैं 21450 का शुक्रवार के लोज का आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 21800, 900, 22000, 22075 तक की तैयारी ऊपर में हो सकती है निफ्टी की। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उन्हें 21900, 22000 के ऊपर से सोचना शुरू करना है कि हमें शॉर्ट कहाँ करना है। फोर्स देखकर शॉर्ट करें। 22000, 22100 ज़्यादा सेफ रेंज है शॉर्ट करने के लिए। 22250 आपका स्टॉप लॉस होगा। 21900, 21800, 21750 और 21650 तक के लेवल्स के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी रहा सवाल बैन का, तो आते जाते रहेंगे, ढेर सारे शेयर हैं, खाली मनापुरम और नया एंटर हुआ है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, अब 9 स्टॉक्स हैं आज के ट्रेड में जो एफनो बैन में रहेंगे, पर ये है आपके लिए सलाह जहां तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है और आज का जो सेटअप है। अब जो सर संकेत आ रहे हैं, एफएनओ क्यूज को आपने पॉजिटिव रखा है, वहां से क्या लेवल्स निकल कर आते हैं, और एफआईएस न्यूट्रल हैं, डीआईएस कंटिन्यूअसली नेगेटिव हैं, हल्की सी खरीदारी फिर भी अभी एफआईएस ने करी है कैश में सर। कैश में 46 करोड़ की एक चीज़ तो दीप साफ दिख रही है, कैश में खरीदारी का आंकड़ा दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। 46 करोड़ की खरीदारी कोई खरीदारी में है नहीं, ठीक है ना। लेकिन 380 करोड़ यहाँ पर उन्होंने बिकवाली की है स्टॉक्स में। तो नेट स्टॉक्स में आप कह सकते हैं 350 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। वहीं इंडेक्स 413 करोड़ के खरीदे हैं। आंकड़े तीनों ही छोटे हैं और उस लिहाज से मैंने आंकड़े न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। घरेलू फंड की बिकवाली 800 करोड़ की है और यहाँ पर उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आंकड़े नेगेटिव साइड पर जो चल रहे हैं वो नेगेटिव साइड पर ही है। अब वायदा कारोबार में आइए, पहले निफ्टी की बात करते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11000 के लेवल पर है, वो डेफिनेटली मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर के लेवल पर 11300 यहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज में और 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और जिसमें 15 लाख शेयर दीप ये हुए हैं शुक्रवार के सेशन में। अब आप आज 11200 के ऊपर खुल रहे हैं और 11200 में शुक्रवार के सेशन में 12 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं। आज इनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो एक चीज़ क्लियर कट है कि आप गैप से खुलने के बाद जो सवाल आप पूछना चाहते थे उसका जवाब है कि 11200, 11240 ये 40 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ये अब आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि जैसे ही आप उस रेंज के नज़दीक आएंगे, आपको जिन लोगों ने 11200 के कॉल्स बेचे हुए वो शॉर्ट कवरिंग के तौर पर आपको सहारा दे देंगे। तो आपके लिए सपोर्ट जोन क्लियर है और दिन के दौरान अब 11200 आसानी से नहीं टूटने वाला है, ये मानकर चलिए। 11300 भी अगर आपने पार कर लिया तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 11350, 375 तक निफ्टी को ले जा सकती है और वहां पर आपको आज की तेजी खत्म होती हुई दिखेगी अगर 11300 पार करके टिके तो। हर 25 पॉइंट पर रुकावट भी है और हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट भी है, ये ध्यान में रख के चलिए। अब आइए बैंक निफ्टी, पोजीशंस वैसे कम है, 21500 के पुट पर 4 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। 22000 के आसपास छोटी पोजीशन है 3 लाख शेयरों की। बैंक निफ्टी में चूंकि पोजीशंस कम है, डेटा कम है, तो बस जो मैंने रेंज और लेवल दी है उसी पर फोकस करना चाहिए। जी दीप। ओके, तो आपका दिन का सेटअप आपके लिए तैयार है। थोड़ी वायदा कारोबार की क्यूज पॉजिटिव हैं, देखते हैं आज का एक्शन कैसा रहेगा। ग्लोबल क्यूज भी हमारे फेवर में ही है इस समय। पर चलिए हमारी रिसर्च टीम से भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए, पर उससे पहले इस समय हमारे साथ तैयार है मानसी, पूजा और आशीष। मानसी, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। 2 इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स है जिस पर आज फोकस रहेगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले पर सुनवाई होने जा रही है। आज दोपहर 3 बजे का टाइम यहां पर मिला है, इस इवेंट पर फोकस होगा। इसी के साथ कोल माइनिंग प्राइवेटाइजेशन मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है इस पर हमारी नजर होगी। मिंडा इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट है आज। राइट्स एंटाइटलमेंट का रेशियो 1:27 का है। प्रीमियम 248 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। वहीं इशू प्राइस की अगर बात करें 250 रुपए प्रति शेयर और इशू की साइज
250 करोड़ की यहाँ पर आकी गई है। हेल्थ केयर ग्लोबल का ओपन ऑफर आज से खुलेगा। 17 यानी कि आज से लेकर 28 अगस्त तक के लिए ओपन ऑफर जो है वो खुला रहेगा। ब्रिटानिया की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी का बोर्ड सोच विचार कर सकता है। इसके अलावा ओपेक ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग भी फोकस में रहेगी आज और कल के लिए। आज और कल दोनों ही दिन संयुक्त निगरानी में समिति की बैठक होने जा रही है। सभी सदस्यों द्वारा कटौती की समीक्षा करने के लिए बैठक होगी और 1 अगस्त से कटौती को 97 लाख बैरल से घटाकर 77 लाख बैरल किया गया है। ये अपडेट है और आज ये 2 दिवसीय जो मीटिंग है इसका आउटकम क्या आता है इस पर कल भी हमारी नजर रहेगी। नतीजों की अगर बात करें, सिकाल लॉजिस्टिक्स, ओरिएंट पेपर, सुवेन फार्मा, कैनफिन होम, स्कूटर्स इंडिया जैसी कैश की कंपनियों के नंबर्स आज इंपॉर्टेंट हैं जिस पर नजर रखनी है। वीकेंड के दौरान जो नतीजे आए उस पर एक बार नजर कर लेते हैं। यूनाइटेड ब्रिवरीज के नंबर्स, कंपनी की आय में 78% की गिरावट देखने को मिली है। 717 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे, 507 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 165 करोड़ का मुनाफा जहां कंपनी देख रही थी 114 करोड़ का घाटा अब ये देख रही है। 147 करोड़ के घाटे का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। सन टीवी के नतीजे, मार्जिन कंपनी के अच्छे रहे हैं। 62.6% से कंपनी के मार्जिन 67% पर आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय 611 करोड़ और साथ ही मुनाफा 257 करोड़ आता हुआ देखने को मिला है, तो इन पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। पूजा हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत तक कुछ नतीजों से है। बर्जर पेंट्स के नंबर्स पर नजर रखिए। नंबर्स कमजोर हैं और हमारे अनुमान से काफी कमजोर यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। आय की बात करेंगे तो 46% की गिरावट दर्ज हुई है। जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 70% की गिरावट इस बार देखी गई है और कंपनी ने इस बार जो कंपनी की जो मुनाफा है उसमें 90% की गिरावट इस बार देखी गई है। तो नंबर्स कमजोर है, लेकिन इस बार हम घाटे की उम्मीद कर रहे थे, उसके सामने मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर भी नंबर्स पर अगर नजर डालें तो नंबर हमारे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। आय में 1% की बढ़त देखी गई है। इसके अलावा कामकाजी मुनाफा अगर बात करेंगे तो वहां पर 40% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स बढ़े हैं कंपनी के 14.6% से बढ़कर इस बार 20.4% के मार्जिन्स के नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं और मुनाफे में 132% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। एक छोटा बेस भी था जिससे कि फायदा मिला, लेकिन उसके बाद भी अगर कंपेयर करेंगे तो नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर हैं। इसके अलावा बात करते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के नतीजे स्थिर हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 6.5% की बढ़त, नेट रिटर्न प्रीमियम में 7% की बढ़त और मुनाफे में करीब 3% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। कुछ खबरों पर नजर डालें तो आईसीआईसीआई बैंक आज फोकस में है। QIP की जो डिटेल्स हैं वो आ गई हैं। इसके जरिए कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और 358 के भाव पर करीब 42 लाख शेयर्स कंपनी ने जारी किए हैं। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था उससे 1.9% प्रीमियम पर ये शेयर्स जारी किए गए हैं। कुछ अहम नाम जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं निवेशकों की श्रेणी में, इसमें मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट सोसाइटी जनरल, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको की शेयर जारी किए गए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर IDFC लिमिटेड के साथ रिवर्स मर्जर से जुड़ी कुछ खबरें निकल आ रही थी कि उस पर कुछ बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि रिवर्स मर्जर से जुड़ी खबरों का खंडन किया है और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी कंपनी के पास नहीं है। और आखिर में बात करते हैं SGVN की। गुजरात में कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। करीब 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिया गया कंपनी को। 2020 तक प्लांट शुरू होने की उम्मीद भी है और 25 साल के लिए ये कंपनी और गुजरात सरकार के बीच करार हुआ है। तो इस कंपनी पर भी आज आप नजर रखिए। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें एक्शन देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, अच्छा लग रहा है आपको आज स्टूडियो में देखकर। बताइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, और सही कहा आपने, बहुत बढ़िया लग रहा है इतने 5 महीनों के बाद ऑफिस आते हुए। नतीजों पे जो रिपोर्ट्स आई उन पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आते हुए दिखी है। नोमिरा की रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 663 रुपये के लक्ष्य के लिए। 475 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग, और ये कह रही कि नतीजे जो है अनुमान से काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। मैनेजमेंट ने तिमाही के दौरान खर्चों में कटौती की, उसका एक बेनिफिट देखने को मिला और
और आगे जाके भी ये मान रहे हैं कि सस्टेनेबल तेजी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। एक और बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखेगी जेफरीज की। वोल्टास पर रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 687 रुपए के लक्ष्य के लिए। 611 शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये भी मान रहे कि जो नतीजा है कंपनी के वो अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मान रहे थे कि मार्जिन में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके मुकाबले अगर आप देखें तो मार्जिन में ऑलमोस्ट इनके अनुमान से 2.4% की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव हैं। हिंडाल्को पर एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, एचएसबीसी की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 230 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि नतीजे तो अनुमान के मुताबिक हैं, लेकिन कंपनी हाथ से इन्हें अट्रैक्टिव नजर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प पर रिपोर्ट है एचएसबीसी की, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2805 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि त्योहारी सीजन में बिक्री कैसी होती है इसका मोमेंटम क्लोजली वॉच करना होगा, लेकिन मार्केट शेयर में कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया है, आगे भी जाके सुधार एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव हैं। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है प्रेस्टीज एस्टेट्स पर जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 284 रुपए के लक्ष्य के लिए। 233 शुक्रवार की क्लोजिंग है और यहाँ पर ये कह रहे कि नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो थोड़े से कमजोर रहे और प्री सेल्स अभी तक बढ़िया देखने को नहीं मिली है, लेकिन आगे जाकर जो प्री सेल्स है इसमें और सुधार की उम्मीद की जा रही है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आप करिएगा फोकस। आइए फोकस करते हैं हम रिजल्ट पर। और 3-4 दिनों की छुट्टी के बाद हमारे साथ कार्यक्रम में आज फिर से शामिल हो रहे हैं वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। 3-4 दिनों की 5 दिनों की लंबी छुट्टी में हम आपको मिस कर रहे थे और इसलिए हमने ये सोचा कि ढेर सारा काम एक साथ करवा लिया जाए। वीकेंड पर लंबी लिस्ट नतीजों की जो आए, चाहे दिग्गज हों चाहे छोटी कंपनियां हों। शुरुआत कीजिए अच्छे और बहुत अच्छे नतीजों से, क्योंकि पटाखा रिजल्ट आज आपने कोई रखा नहीं अपनी लिस्ट में, तो अच्छे बढ़िया नतीजे और कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने भी आपको उतना ही मिस किया और माय सिंसियर अपॉलॉजीज कि 2 दिन नहीं था मैं because of very important work. बिल्कुल नहीं। But starting with the very strong numbers, पटाखा में क्यों नहीं है सर? Because as I said कि मेरा I always see कि पटाखा वही हो जिसमें सेल्स में बहुत ज्यादा जंप हो। बिकॉज अगर जून क्वार्टर में किसी कंपनी ने सेल्स में बहुत बड़ी ग्रोथ की है, आई थिंक दैट क्लियरली स्टैंड्स आउट। बट बहुत स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स में पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन है सर, उसके नंबर्स अच्छे आए थे, बहुत अच्छे आए थे। सेल्स 4% ऊपर थी। ऑफ कोर्स स्टॉक सर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मार्च के लो से। बट इम्पोर्टेंटली जो भी नंबर्स एबिटा या प्रॉफिट में या मार्जिन में देखे, वो कॉस्ट कंट्रोल से ज्यादा इफेक्टिव थे। आप देखिए उनका एबिटा 223 करोड़ से 312 करोड़ हो गया। मार्जिन जो 20% थे सर, वो 27% हो गए हैं और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल या डबल से भी ज्यादा हो गया। सो ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स, बट होपिंग दैट सेल्स में हम लोग कंसिस्टेंसी देखें इस कंपनी में आगे जाके। एक छोटा कंपनी है ट्राइजन टेक्नोलॉजीज, वेरी वेरी वोलेटाइल नंबर्स फॉर दिस कंपनी, बट दिस क्वार्टर वाज एक्सीलेंट फॉर द कंपनी। अगर आप बोले सर तो आई विल गो टू गुड रिजल्ट्स। जी, अच्छे रिजल्ट्स। जी हाँ, सो अच्छे रिजल्ट्स में आईएफएल वेल्थ के नंबर सर एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे नंबर दिखेंगे आपको एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग। प्रॉफिट जो है कुछ 82 करोड़ का है कंपेयर टू 62 करोड़। बट अगर आप थोड़ा सा और गहराई में देखें तो इसमें 2 कारण है। एक तो एक उनको एमटीएम गेन हुआ है, एक्सपेक्टेड था 20 करोड़ होगा, 40 करोड़ हुआ, और ओपेक्स है वो इस पर कम हुआ है। सो ओपेक्स भी इनका 11% वाई ऑन वाई कम हुआ है, 46% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई द नंबर्स आर लुकिंग good this quarter. Nesco sir, surprisingly in a very tough quarter the company has maintained good set of numbers. Sales 11% ही नीचे थी, EBITDA 2% ऊपर था और प्रॉफिट 35% ऊपर था। 15 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर। अगेन एग्जीबिशन लेड बिजनेस, जहां पे लग रहा था कि इस क्वार्टर में कुछ भी नहीं होगा, वॉशर क्वार्टर होगा। सो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि नंबर्स अच्छे आए हैं। Alkyl Amines, I know everyone is very very excited about amine story and everything, but again इसमें सेल्स 8% नीचे थी सर और EBITDA और प्रॉफिट नीचे था और इंटायर बेनिफिट जो भी मिला वो कॉस्ट कटिंग के कारण मिला। सो प्लीज इम्पोर्टेंट ये है कि आप सेल्स भी देखिए। आई वुड हैव लव टू सी कि सेल्स का ग्रोथ आया हो एल्काइल का, बट वो नहीं आया इस क्वार्टर में। बट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स हैज बीन वेरी 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 साउंड, बट जो भी नंबर्स आए वो कॉस्ट कटिंग के कारण आए थे। एडीएफ फूड के नंबर अच्छे आए थे सर इस बार। सेल्स ऊपर थी, एबिटा ऊपर था, 18 टाइम पे ट्रेड कर रहा है कंपनी ये, नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंपनी। सो गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम एडीएफ फूड्स। ओके, और कमजोर नतीजे उनकी लिस्ट बताइए।
तो सर फिनोलेक्स केबल्स के कमजोर नतीजे थे क्लियरली, सेल्स एबिटा प्रॉफिट नीचे था, बट अगेन ये 12 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, कंपनी को महंगा कंपनी नहीं है। लेट्स सी कि हाउ द मार्केट टेक्स इट फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि नंबर्स खराब ही आएंगे। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैवी इंजीनियरिंग की तरफ हैं, जैसे एलजी इक्विपमेंट्स, उसके नंबर भी खराब आए थे सर। The issue with LG is that it's very expensive stock. Sales 40% नीचे थी, EBITDA 80% नीचे था, net loss versus a profit report किया। और सर ये 90 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करता है, 5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता है। सो जैसे मैंने फिनोलेक्स बोला तो वो 12 टाइम पे ट्रेड करता है, तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाहर आ जाए इस कंपनी में। आई डोंट नो अबाउट एलजी इक्विपमेंट्स, व्हाई सो एक्सपेंसिव। केएसबी पंप्स, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द एग्री स्टोरी। Numbers were not great, they were weak. EBITDA 57% नीचे था, प्रॉफिट 70% नीचे था। इसके विपरीत एक कंपनी है, छोटी कंपनी है WPIL, वर्थिंगटन, जिसको बोलते हैं, उसके नंबर्स फिर भी अच्छे आए थे। तो केएसबी 20 टाइम पे ट्रेड करता है, नंबर खराब थे। वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, सो अगेन हैवी इंजीनियरिंग पावर रिलेटेड कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। दिस वाज अ वीक क्वार्टर फॉर वोल्टेम। 11% मार्जिन से 4% मार्जिन रह चुका है, लेकिन अगेन ये सस्ता स्टॉक है, अभी भी 12 टाइम पे ट्रेड करता है। एज अ डिस्क्लोजर, वी होल्ड दिस कंपनी इन अवर पीएमएस। अगेन मैं बोलता रहता हूँ सर कि हर एक कंपनी, केमिकल कंपनी को ये मत कीजिए कि एक ही ब्रश से पेंट कीजिए। क्लेरेंट केमिकल्स के नंबर वीक थे इस बार, सेल्स 40% नीचे थी, प्रॉफिट 66% नीचे था, मार्जिन इसके 8.5% ही थे। 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, है 10% आरओसी कंपनी है। नॉट great set of numbers coming in. Vidhi Specialty, I remember a lot of people compare this company with Dynamic Products. इस बार नंबर खराब आए थे, सेल्स 22% नीचे है, EBITDA 19% नीचे है, प्रॉफिट 12% नीचे है विधि स्पेशलिटी का। Insecticides India, sir, again a lot of people are excited about this agri theme, fertilizer companies. इंसेक्टिसाइड इंडिया के अर्निंग्स लास्ट बहुत क्वार्टर से बहुत वॉलेटाइल रहे हैं। इस बार भी सेल्स ऊपर थी, बट एबिटा और प्रॉफिट नीचे था। मार्जिन्स 12% ही रह चुके हैं कंपेयर टू 17%। आप सोचिए लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव मार्जिन्स थे। सो वेरी वॉलेटाइल अर्निंग्स, बट सस्ता स्टॉक है, 11 टाइम पे ट्रेड करता है, तो ये है। ओके अच्छा, एक और आप जो बात बता रहे थे कि नंबर्स ठीक है लेकिन वैल्यूएशन उतने अच्छे नहीं, और जो बहुत ही खराब फुस नंबर्स हैं उनके बारे में बताएं। सर मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेना चाहूंगा, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, योर चैनल हैज अ लॉट ऑफ पावर। तो कई कंपनीज में लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और अभी मिड कैप स्मॉल कैप का टाइम चल रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड विदाउट रीडिंग बैलेंस शीट इनटू डिटेल, या थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। जैसे एक कंपनी है सर बेस्ट एग्रो लाइफ। आई नो एवरीवन इज सो एक्साइटेड अबाउट नंबर्स, की नंबर्स इतने अच्छे आए हैं। 650 करोड़ का मार्केट कैप है सर उस कंपनी का। स्टॉक ऑलरेडी 200 का, 175 का, 800 हो चुका है। सेल्स एबिटा प्रॉफिट देखेंगे बहुत अच्छा आया था सर इस बार। 5 करोड़ के सामने 16 करोड़ का प्रॉफिट आया था। बट सर ये ट्रेडिंग कंपनी है, प्योर ट्रेडिंग कंपनी है, तो सेल्स से मतलब नहीं है। आरओसी 1% है सर। प्रमोटर होल्डिंग मार्च तक 5% था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन जून, वो सडनली 38% हो चुका। डेटर्स डे 200 दिन से ऊपर है। और सर अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इसका, मार्च 2010 से लेके 2016 तक कोई भी सेल्स नहीं थी कंपनी की। देयर वाज नो सेल्स इन दिस कंपनी। तो कोई सेल्स नहीं है, नाम चेंज हो गया कंपनी का। लास्ट 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 बार एबिटा मार्जिन नेगेटिव थे, अदरवाइज 1 या 2% मार्जिन पे ट्रेड करता है। वैल्यूएशन तो मतलब ही नहीं बनता इस कंपनी का बात करना, बिकॉज इट विल बी इन 100 टाइम्स एंड समथिंग। सो डोंट गेट ओवरली एक्साइटेड। जैसे मैंने बोला, वो एक और कंपनी थी, कुछ जेल्प मॉक डिजाइन थी। अगेन पीपल बोलेंगे 1 करोड़ का सेल्स 4 करोड़ का हो गया, बट वो टाइनी सेल्स है सर। परसेंटेज भी देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, वो परसेंटेज में हो गया। बट अगर आप थोड़ा सा देखें कि लास्ट 5 साल में सर उसका सेल्स 2 करोड़ से 10 करोड़ ही हुआ है, तो 10 करोड़ की सेल्स पे उसको 167 करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। आई डोंट नो व्हाई। 2015 से लेकर 2020 तक उसने नेगेटिव एबिटा मार्जिन्स किया हुआ है, आरओसी उसकी नेगेटिव है। सो थोड़ा सा ध्यान से इन कुछ कंपनीज में जहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं अच्छे आ रहे हैं, या बेस इतना छोटा कि आपको नंबर्स देखेंगे, बट आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इन कंपनीज का। ओके, और बेहद खराब नंबर्स वाली लिस्ट सर अगेन केमिकल में बहुत कंपनीज आ रही हैं। आप समझ सकते हैं सर कि केमिकल्स में एक तरफ बहुत अच्छे नंबर्स हैं और कुछ कंपनीज हैं जो परफॉर्म कर ही नहीं रही हैं। तो उसमें मैं बोदल केमिकल्स नेट लॉस था इस बार 20 करोड़ का, एबिटा लॉस था इस बार, सेल्स 70% नीचे थी। थिरुमलाई केमिकल्स नंबर्स वर वेरी बैड, कंटिन्यू टू बी बैड एक्चुअली। सेल्स 55% नीचे है, एबिटा लॉस था। पंजाब एल्कलीज, अगेन एवरीवन थिंक्स कि एल्कलीज अगर हुआ तो सब एल्कली स्टॉक्स को भगा देते हैं, चाहे वो एल्काइल अमाइंस हो या व्हाटएवर, वो सब कंपनीज को भगा देंगे। ऐसा मत कीजिए।
numbers were very bad for Punjab Alkali. Sales नीचे, EBITDA loss किया था. Fortis के नंबर खराब थे सर, expected था, but they were very very bad this time. I think EBITDA loss जो expect किया था इस बार Edelweiss ने कुछ 29 करोड़ का किया था, उसके सामने 103 करोड़ का EBITDA loss आया, so it was very bad. Varroc इंजीनियरिंग, अगेन ऑटो, आपके शो पे बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग कि ऑटो सेगमेंट के नंबर्स खराब आ रहे हैं. Varroc के EBITDA लॉस 8 करोड़ का था और नेट लॉस 300 करोड़ का आया सर. Varroc का बहुत ज्यादा था. Majesco आई नो सर्किट चल रहा स्टॉक है, बट इस बार नंबर्स बहुत ही खराब थे. सेल्स 277 करोड़ से रह के 2 करोड़ ही रहेगी इस कंपनी की. La Opela, I know it's a very very exciting story, but numbers were very very bad this time. EBITDA लॉस था 3 करोड़ का, सेल्स 80% नीचे थी. लॉजिस्टिक्स कंपनीज के नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर, बहुत सारी कंपनीज हैं. इस बार सेम विद VRL लॉजिस्टिक्स, EBITDA लॉस 34 करोड़ का आया, प्रॉफिट 90 करोड़ का था पहले. सो वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन. अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड अबाउट ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज, बट नंबर्स इस बार बहुत खराब थे. सस्ता स्टॉक है, 15 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, अभी भी इट इज डाउन 55% फ्रॉम 52 वीक हाई. सेल्स 65% नीचे थी, EBITDA लॉस था इस कंपनी का. Olectra Greentech sir, again this company actually it will teach a lot of people they don't get excited and carried away. I know Olectra पे 1 साल 2 साल पहले a lot of people were excited कि electrical vehicle story है इंडिया की and all those things, but इस बार क्या सर, क्योंकि लास्ट 3-4 क्वार्टर से नंबर्स बहुत ही खराब आ रहे हैं. इस बार EBITDA लॉस था. एंड वन प्राइम एग्जांपल सर जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इज कि कोई भी बड़े इन्वेस्टर को देख के आप प्लीज आंख बंद करके कोई भी स्टॉक मत लीजिए. आप नंबर्स देखिए तभी कुछ लीजिए. काया के नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर, बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं. आई नो अ वेरी बिग इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, बट उनके पास क्षमता है बैठने के लिए कुछ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल. सेल्स 5 करोड़ रहेगी है 101 करोड़ से. EBITDA लॉस 12 करोड़ का है. 5 क्वार्टर में अगर देखें तो सर उसका नेट लॉस 86 करोड़ का है. सो लॉस पे लॉस हर क्वार्टर, एवरी सिंगल क्वार्टर इन द लास्ट 5 क्वार्टर्स इस कंपनी ने लॉस दिए. जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम रिजल्ट्स का एनालिसिस देने के लिए. आइए अब वक्त है हमारे एक्सपर्ट से पिक ऑफ द डे लेने का. वागल साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत. अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग. आज मैं बाउंस पे बेचना चाहूंगा. कोटक बैंक 1307 का क्लोज है, मेरे को लगता है एक निफ्टी 90-95 पॉइंट्स ऊपर है, तो एक 10 रुपए ऊपर मिलना चाहिए. 1317 का रेंज होगा, 1317-1330 इसमें बेच के चले. स्टॉप लॉस होगा 1344 और टारगेट होगा 1278 और ये 1 से 2 से 3 दिनों का कॉल है. ओके 1 से 3 दिनों के लिए बिकवाली करें कोटक बैंक में 1317-1330 की रेंज में. 1344 का स्टॉप लॉस, 1278 का टारगेट. कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, आपका पिक. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी देखिए एक ही चार्ट है जो स्टैंड आउट कर रहा है. सारे चार्ट्स में से मुझे जो सबसे पसंद आया है वो है लुपिन अनिल जी, जिसमें कि कल भी हम लोगों ने खरीदारी की राय दी थी हमारे, यानी कि शुक्रवार को हमारे सारे टारगेट्स हासिल हुए. अनिल जी मुझे लगता है लुपिन पर बाय करके चलना चाहिए. कोई भी डिप मिले लुपिन को बाय करें. मुझे लगता है 1100 की ओर लुपिन अग्रसर है. गिरावट में खरीदारी की राय है. 940 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है. 1100 पहला, 1150 दूसरा टारगेट. ओके 1150 के टारगेट के लिए ल्यूपिन में करें खरीदारी. ये है राय कुणाल जी की तरफ से. बंसल जी आपके पिक ऑफ द डे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी मेरी राय कोल इंडिया पर खरीदारी की है. कोल इंडिया को लेने की राय है. 127 रुपए 50 पैसे, 127.50 का स्टॉप लॉस है. 139 के टारगेट के लिए कोल इंडिया को लेने की राय है. ओके 139 तक के टारगेट के लिए कोल इंडिया में करें खरीदारी. शुभम जी गुड मॉर्निंग सर. शुभम जी आप क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि क्या खरीदेंगे, तो खरीदारी की राय है. और मुझे लगता है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट, इस तरह के मार्केट में भी मुझे लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखेगा. तो मेरा पिक होगा सिप्ला. और अगर हम सिप्ला को देखें तो अपने सपोर्ट के आसपास प्लेस्ड है और यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा कुछ समय से काफ़ी स्ट्रांग थे. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पूरा सेक्टर में एक रैली बना हुआ है उसके साथ पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा. तो 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है. लगभग 15 रुपये 50 पैसे के आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस है. यहाँ पे टारगेट होगा 25 रुपये का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 10 रुपये पे.
ओके, हेलो। तो सिप कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है यहाँ पर शुभम जी की तरफ से। आइए जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एंड पिक ऑफ द डे में देखिए आज वैसे काफी माहौल बना हुआ रहेगा अनिल जी। रीजन बीइंग कि 15 अगस्त को जो पीएम साहब की जो स्पीच थी उसके बाद कई सारे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर या जो अनाउंसमेंट्स में केबल्स और ये सब। तो वहां पे क्या देखिए गैप अप जरूर खुलेगा। तो मेरी राय यही है जो भी व्यूअर्स है, जो भी निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के अननेसेसरीली ऊपर के लेवल्स पे जाके नहीं फंसे, क्योंकि स्टॉक्स आज गैप अप खुल सकते हैं, क्योंकि एक तो एसजीएक्स निफ्टी का भी सपोर्ट है। तो वैसे ही मैंने 2 स्टॉक्स तो देखिए लाया था, बट मैं यही राय दूंगा कि अगर गैप अप खुले तो नहीं लें। एक तो है कैनफिन होम्स और दूसरा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। और ये स्टॉक महिंद्रा लाइफ तो ऐसा अनिल जी जहां पे मैं बहुत बार गलत पड़ चुका हूं, तो इस बार भी गलत लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि एक बार नहीं पड़ेंगे, बट शॉर्ट टर्म में एक बार ये गैप अप खुल सकता है, क्योंकि काफी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, स्टैम्प ड्यूटी को लेकर और कई सारी पॉजिटिव न्यूज है। बाकी कोल इंडिया अगेन वैसे मैं देता नहीं हूं, पीएसयू स्टॉक्स है, बट राकेश जी ने भी आज ऑलरेडी दे दिया और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इन लेवल्स पे। तो कोल इंडिया कैन बी ए गुड ट्रेडिंग बेट। एंड एक्सो इंडिया जो कि ऑलरेडी मैंने काफी बार दिया हुआ है, ये स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म भी कर चुका है और मुझे लगता है कि एक्सो इंडिया कैन बी अ गुड बेट। थोड़ा सा पेंट सेक्टर में मुझे लगता है कि रुझान और पॉजिटिव होना चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग और ये सब का सरोगेट बेनिफिशियरी तो सर्टेनली ये कंपनी रहेगी। और वैल्यूएशंस के लिहाज से दोनों जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे थोड़ा सस्ता चलता है और एक सबसे बड़ी पेंट कंपनी की सब्सिडियरी है वर्ल्ड की। तो मुझे हमेशा से इस पे काफी कॉन्फिडेंस रहा और हर बार मुझे इसमें सक्सेस मिली और हर बार ये टारगेट अचीव करता है। तो एक्सो नोबेल कैन बी अ गुड बेट, बाय ऑन डिक्लाइंस है, बाकी आज के लिए भी इसको लिया जा सकता है। ओके, और 9:30 बजे जैन साहब आपको देंगे अपना एक और जेम रत्न निकालकर, वो बेहतरीन पिक जिसका आपको पूरे हफ्ते रहता है इंतजार, वो भी आपको 9:30 बजे जरूर मिलेगी। आइए अब सुमित जी हमारे साथ है, सुमित बगड़िया जी। सुमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का पिक ऑफ द डे में बाय साइड का स्टॉक रहेगा। स्टॉक का नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। लास्ट 1.5 साल का हाई ब्रेक हुआ है। स्टॉक यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ऊपर में 500 रुपए से लेके 520 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना के चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर कल की जो क्लोजिंग है वहां पे बना सकते हैं। कोई भी डीप अगर 460 रुपए तक देखने को मिलता है तो लोअर लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 450 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 500 का पहला टारगेट होगा और फिर 520 रुपए तक के लेवल बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर देखने को मिलता है। ओके, 500-520 तक के टारगेट के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। आइए अब कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं, वहां पर देखते हैं आज नतीजों के बाद किस तरह से एक्शन देखने को मिलता है। पहला स्टॉक है सन टीवी, जहां पर मैं राय लेना चाहता हूं शुभम जी आपसे। सन टीवी के चार्ट्स देखिए, बताइए कमजोर रहे नतीजे, यहाँ पर मुनाफा भी घटा है, कामकाजी मुनाफा में भी कमी आती हुई दिखिए। सन टीवी में क्या करना चाहिए आज के लिए, ये बताइए। अनिल जी यहाँ पे अगर मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है और 410-420 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है और वहीं पे एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट का कैंडिडेट होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं खुलता है रिजल्ट के बाद तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाए। 410 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 380 से 375 के टारगेट हो गए डाउन साइड में, जो कि मुझे लगता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर आता हुआ दिखना चाहिए। तो एक शॉर्ट का कैंडिडेट होगा सन टीवी। ग्लेनमार्क, कुणाल जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए यहाँ पर क्या किया जाए, क्योंकि ग्लेनमार्क के नतीजे बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक बैन में है, बस एक ही दिक्कत है आज निकला तो नहीं बाहर, नहीं बाहर नहीं निकला, अभी भी बैन में है। इसके लिए रेंज और लेवल्स दे दें जी। ये देखिए जबरदस्त चार्ट पैटर्न है, बुलिश सॉसर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ग्लेनमार्क में। तो बिल्कुल खरीदारी की राय है अनिल जी। 2-3 सत्र पहले हमने खरीदारी की राय दी भी थी। मुझे लगता है अनिल जी 457 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख करके बिल्कुल बाय करना चाहिए। अगर आज बहुत बड़े गैप के साथ ना खुले तो इसको बाय करना चाहिए। मुझे लगता है अनिल जी इसमें 542 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 542 के टारगेट से मेरी राय में ग्लेनमार्क को बिल्कुल खरीदना चाहिए इन स्टॉक।
बंसल जी, यूबीएल पर राय दीजिए। अनुमान से कमजोर नतीजे रहे हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज के, यहाँ पर क्या ट्रेड बनेगा? देखिए अनिल जी, इसके अंदर एक अटेम्प्ट हुआ था ऊपर जाने का, टेक्निकल चार्ट थोड़े से डिस्टॉर्ट हुए हैं अनिल जी, इसमें अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पुल बैक पे अनिल जी 974 975 के भाव मिलते हैं, तो उन स्तरों पर एक बार को निकलने की राय है। फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए। किसी ने शुक्रवार को लिया है तो ऊपर में निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये आपके लिए यूबीएल पर आए। वागले साहब, बर्जर पेंट्स पर आप अपनी राय दीजिए। बर्जर पेंट्स के नतीजे जो अनुमान था रेवेन्यू का, उससे बेहतर आया रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा भी बेहतर है, मार्जिन्स भी बेहतर है, तो रिजल्ट्स थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। अभी एक्जो नोबल जैन साहब ने भी रिकमेंड किया है, तो बर्जर पेंट्स के चार्ट्स में क्या कोई तेजी के संकेत हैं क्या आपके लिए? अनिल जी, 520 और 580 ये रेंज है बर्जर पेंट्स के लिए, तो 550 पे बिल्कुल एक 20, 25, 30 रुपए की मूव आ सकती है। मेरे लिए पॉजिटिव टू साइडवेज है। मैं ऐसा नहीं मानता कि ये यहाँ से वन वे चलेगा। 520 के आसपास आता है, बाय करना चाहिए। 510 के स्टॉप लॉस से 570, 575 पे बुक करना चाहिए। ओके, तो 570, 75 आए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय होगी आपके लिए। अल्काइल अमाइंस, यहाँ पर नतीजा है वीकेंड पर, और इस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ जैन साहब। नतीजे के बाद क्या करना चाहिए? नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं, आय भले ही कम हुई हो, रेसेल्स कामकाजी मुनाफा 50% बढ़कर आया है कॉस्ट कटिंग की वजह से। अल्काइल अमाइंस आपको पसंद है? बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक तो मैंने बहुत बार पहले इस सेक्टर से बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस दिए हुए हैं। इस तरीके का मूवमेंट स्टॉक्स ने दे दिया है, मैं थोड़ी सी राय यही दूंगा कि अभी नई खरीद नहीं करनी है। जिन्होंने ले रखा वो भी अगर हो सके तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान दे, और नीचे आने पे जब एक बार अब क्या है कि ऑलरेडी ये 3000 के आसपास पहुंच गया है, 2800 3000 के लगभग, स्टॉक में घुसना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी लॉस समझ के दूसरे कोई अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे। मुझे क्योंकि डाउनसाइड रिस्क का बहुत ज्यादा लगते हैं, इतने बड़े मल्टी बैगिंग रिटर्न्स के बाद अनिल जी कोई स्टॉक ऐसा रिटर्न दे देता है, 681 का 52 वीक लो और ऊपर का हाई है, उस लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में थोड़ा वैसे कॉशियस रहना चाहिए फॉर फ्रेश एंट्री। बाकी जिन्होंने ले रखा है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी सोच के करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सुमित जी, एडीएफ फूड्स के चार्ट्स देखिए, आय 12% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 24% बढ़ा है। मुनाफा जरूर थोड़ा सा 5% नीचे आया, लेकिन नतीजे वैसे दिख रहे हैं ठीक। महंगा स्टॉक जरूर है, लेकिन ये बताइए इसके चार्ट्स पर क्या राय है आपकी? अनिल जी, स्टॉक के चार्ट तो मजबूत ही दिख रहे हैं। स्टॉक पिछले 3 महीने से यानी मार्च के महीने से वन वे अपसाइड मूव दिखा रहा है और स्टॉक में ब्रेकआउट है। स्टॉक में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 400 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगा तब तक कुछ खास घबराने वाला बात है नहीं, और ऊपर में जैसे ही ये 450 के लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद 440 से 450 रुपए तक के स्तर एडीएफ फूड्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी इसके अंदर पोजीशन बना रखी है वो लोग ट्रेलिंग सपोर्ट का यूज करें। 375 380 नीचे में सपोर्ट है और ये सॉफ्टवेयर होगा। ऊपर में 400 के ऊपर सस्टेन करने पर फ्रेश बाइंग बनती है आज, और फिर 425 के बाद 440 से 450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके।